नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मित्रों, इतिहास के प्रश्नों की जो घटना चक्र सीरीज़ है, इसमें यह दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है, धन्यवाद मित्रों। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को इसी तरह से आप अपने जो है वो प्यार दीजिएगा, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिले और मैं आगे भी और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। और मेरे अंदर जो भी ज्ञान है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ और देखा जाए तो एकेडमिक जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, उसके बाद कोई आपका टीचर नहीं, सब यहाँ पे मेंटर गाइड होते हैं, कोच होते हैं, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक होते हैं। तो ऐसे ही मैं भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा जो है वो सहयोग कर सकती हूँ। जितना मुझे आता है, जितना ज्ञान मेरे अंदर है, वह मैं आपको देने का प्रयास करूँगी। यदि ये आपके लिए सहायक हो तो मित्रों प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके का किया जाएगा प्रश्न। जैसे कि पिछले बार तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता दे रही थी, पर इस बार आपको आंसर खुद बताना है, कमेंट करना है और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न मैं पूछूंगी उसे नीचे कमेंट करेंगे, तभी मज़ा आएगा। तभी पता चलेगा कि हाँ, कनेक्शन जो है वो एक तो दोनों तरफ से है और दूसरी बात ये भी है कि आप कितने एक्टिव हैं। ऐसे केवल सुन लेने में मज़ा नहीं है, आप भी कुछ करिए, कुछ हम भी करते हैं और दोनों मिल के जो है वो सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से। तो मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है मित्रों, आपने जो इतिहास के प्रश्न पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, ठीक है, इस तरह से आप कई और भी टॉपिक पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख, ईस्ट पंजाब। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे ये जो टॉपिक चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। आपको पता है बंगाल उस समय भारत का एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, क्योंकि उस समय बंगाल के अंतर्गत जो है वो ये अपना बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा बहुत बड़ा क्षेत्र आता था, जो कि एक बहुत ही बुद्धिजीवियों का प्रदेश था। वहाँ पे बहुत अच्छी कृषि होती थी, वहाँ बहुत अच्छे उद्योग धंधे थे, जन जागरूकता थी। तो इसलिए बंगाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मित्रों आप जो है इस प्रश्न का कमेंट में उत्तर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, आपके सामने 4 ऑप्शन है: सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट का द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि फिर बाद में अंग्रेजों ने मुगल जो है वो बंगाल पर अधिकार कर लिया था और फिर जो है वो उनके द्वारा जो है वो बंगाल के गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का आशय ये है। तो चलिए 5 तक मैं गिनती हूँ और आप अपना आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5। तो मुगल सम्राट द्वारा जो अंतिम नियुक्ति की गई थी वह मुर्शीद कुली खां की थी। मित्रों, ये जो मुर्शीद कुली खां है ना, तो 1700 ईस्वी में इनका जो है वो मुर्शीद कुली खां की जो है वो नियुक्ति बंगाल के गवर्नर के रूप में की गई थी। ठीक है, 1700, कहीं कहीं 1701 लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा वो है, पर यही एग्जैक्टली डेट है। तो आप जो है ना इसी समय जो है मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था ना कि मुर्शीद कुली खां को मुगल साम्राज्य द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी गई थी बंगाल के गवर्नर के रूप में, पर उसके बाद मुर्शीद कुली खां के दामाद सुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खां के दामाद सुजाउद्दीन थे। ठीक है, फिर अली वर्दी खां थे, फिर सिराजुद्दौला थे। इस तरीके से करके ना, मतलब मुर्शीद कुली खां को मुगल सत्ता ने गवर्नर बनाया। बाकी जो है ना उसके बाद स्वयं उत्तराधिकार के तहत जो है वो सब अपने आप जो है गवर्नर बनते गए। किसी को फिर मुगल साम्राज्य की तरफ से नहीं बनाया गया था। ये क्या थे, इन्होंने स्वयं जो है वो अपने आप को वहाँ का गवर्नर बना लिया था एक उत्तराधिकार के रूप में। और उसके बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में पराजय के बाद क्या हुआ कि जो है वो बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है मुर्शीद कुली खां अंतिम था, इसे याद रखिएगा। मुर्शीद कुली खां के बाद जो है वो हमारे ये उनके दामाद थे सुजाउद्दीन आए थे।
सुजाउद्दीन, फिर अली वर्दी खां थे, और भी थे। देखिए बीच में और भी थे पर वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए जो है ना वो अली वर्दी खां के बारे में एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि उन्होंने कहा, उन्होंने जो है अंग्रेजों की तुलना जो है मधुमक्खी के छत्ते से की थी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर हमारे जो है सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला जो कि प्लासी के युद्ध, ठीक है, के समय जो है वो बंगाल के गवर्नर थे। नेक्स्ट जो हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दो बातें हैं यहाँ पे। पहला ये जो प्रश्न पूछता है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, ठीक। और इसी तरह से एक मिलता जुलता प्रश्न आता है ना कि किसने, मतलब भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व में निर्णायक भूमिका निभाई, ठीक है। वो प्रश्न शायद आगे आए तो हम उसको भी देख लेंगे। अभी क्या है हमारे पास पूछ रहा है, दोनों प्रश्नों को अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए प्रश्न को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या जब आप किताब में कोई पढ़ते हैं तो आपके सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आपके दिमाग में प्रश्न होगा तभी जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये तो इसका प्रश्न था। तो इसलिए आप कितनी भी पोथी पढ़ ले, 3 से 4 किताबें पढ़ ले, खूब लेक्चर अटेंड कर ले, पर जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे और पुराने प्रश्नों को नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो अभी 2 प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का उत्तर अलग अलग है। पहला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, ठीक। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तृतीय लड़ाई और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। 4 ऑप्शन है मित्रों, आपको इसमें से सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो सही उत्तर है वो क्या है यहाँ पे, प्लासी का युद्ध, ठीक। क्योंकि प्लासी के युद्ध से जो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। क्यों, अगर इसको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए यदि इंटरव्यू में पूछ लिया जाए क्यों, तो भाई इसलिए क्योंकि देखिए बंगाल, मैंने पहले बताया, बहुत समृद्ध राज्य था, ठीक है। और जब बंगाल की इतनी समृद्धि थी तो बंगाल पर क्या है ना कि इनडायरेक्टली अब अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को, अब स्वयं बंगाल के गवर्नर की नियुक्ति अब कौन करने लगा, अंग्रेजों के द्वारा की जाने लगी ना। अब जब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के गवर्नर की नियुक्ति की जाने लगी तो जाहिर सी बात है ना कि अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा वर्चस्व स्थापित हो गया, ठीक है। अब इस वर्चस्व के तहत जो है ना उन्होंने सबसे पहले किसकी, मीर जाफर की नियुक्ति की थी बंगाल के गवर्नर के रूप में, याद होगा आप लोगों को। फिर उसे अपदस्थ कर दिया और उसके बाद जो है मीर कासिम, फिर मीर कासिम को हटा के पुनः इसने मीर जाफर की नियुक्ति की, ठीक है। तो अब अंग्रेज क्या करने लगे, बंगाल के गवर्नर की नियुक्ति करने लगे और वो भी उनके कठपुतली गवर्नर थे, जैसा वो कहेंगे वैसा ही वो करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो प्लासी का युद्ध जो है ना वो ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रारंभ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दूसरा था, निर्णायक भूमिका, कि अगर पूछा जाए कि कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व में निर्णायक भूमिका निभाई थी, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं तो कल बताऊंगी, हो सकता है आज ही बता दूं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और इन्हीं चारों ऑप्शन में आपको अपना उत्तर बताना है, ठीक। तो आपको पता है मित्रों एक बात कि प्लासी के युद्ध के समय, ठीक है, प्लासी के युद्ध जो है वो किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो एक तो आपका सिराजुद्दौला था, ठीक है, और उधर आपका क्या था, अंग्रेजों के में बंगाल का नवाब जो, अरे सॉरी, उस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, हमारा बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। उस समय पूरे भारत का गवर्नर नहीं होते थे, उस समय बंगाल का गवर्नर था, ठीक है।
फिर उसके बाद भारत का गवर्नर बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय बना। ठीक है, ये क्रम चलता है। तो उस समय पहले बंगाल का गवर्नर था। ठीक, तो उस समय बंगाल का गवर्नर हमारा कौन था? क्लाइव था। ठीक, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। ठीक है, कब? 23 जून 1757। आप लिखते हैं। को लड़ा गया और इस युद्ध में जो है वो अंग्रेजों की विजय हुई। उस समय अंग्रेजों की तरफ से बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही जब विजय मिली तो जो है इसे रॉबर्ट क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाएगा ना भारतवर्ष में, क्योंकि पहले पहले ही इनके भारत में एक बहुत बड़ा मतलब बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित करने का मतलब कि पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की एक मार्गदर्शन मिल जाना। ठीक है, तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। ठीक, अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आता है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस बंगाल के किस नवाब ने गवर्नर ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी? ठीक, तो देखिए आपको एक बात बताएं कि जो है अंग्रेजों द्वारा जो नियुक्त बंगाल के गवर्नर थे उनमें आपको मैंने पहले बताया था कि मीर जाफर था, बहुत कायर था। ठीक है, उसके बाद मीर कासिम था। ठीक है, फिर मीर जाफर था। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। अली वर्दी खां, तो आप इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? आपको पता है कि अली वर्दी खां के समय तो जो है ना वो अंग्रेजों के क्या कहते हैं कि उस समय अंग्रेज मतलब कि प्लासी के युद्ध के पहले अली वर्दी खां थे। अंग्रेज उस समय बंगाल के गवर्नर की नियुक्ति नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये अली वर्दी खां पहले का था। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी के युद्ध में था। ठीक है, फिर मीर जाफर था जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त। हाँ, ये प्रश्न भी आ सकता है कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बंगाल का प्रथम गवर्नर मीर जाफर था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीर कासिम। ठीक, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में आप अपना उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो यदि आप अपने उत्तर का चयन कर लिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि जो है वो इसका सही उत्तर है मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, एक और बात यहाँ पे मैं आपको मीर कासिम के बारे में बताती हूँ। 2-3 चीज़ें हैं और उसको याद कर लीजिए कि अली वर्दी खां के बाद, ठीक है, बंगाल का प्रथम जो है वो ये एक तरीके से सुयोग्य गवर्नर था। ठीक, तो ये एक योग्य था, गवर्नर था और इसने थोड़ा बहुत अंग्रेजों का प्रतिकार भी किया। इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक है, और इसने जो है वो इसके समय एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि दस्तक का उपयोग जो है ना वो अपने चरम पे पहुंच गया था। अब आपके सामने एक प्रश्न ये है कि दस्तक क्या है? दस्तक, सॉरी, दस्तक क्या है? दस्तक, या जो इंग्लिश मीडियम के लिए होंगे उनके लिए उनको बता देते फ्री पास। ठीक है, दस्तक यानी फ्री पास क्या है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि दस्तक क्या था और दस्तक का उपयोग मीर कासिम के समय चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, इसने एक चीज़ और क्या था कि सैन्य, अपनी जो सैन्य व्यवस्था थी उसका पुनर्गठन कराया था। ठीक है, तथा यूरोपीय तर्ज पे अपनी सैन्य शक्ति का इसने जो है वो आधुनिकीकरण किया। और एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके समय जो है ना इसने जो है ना वो अंग्रेजों के लिए तो क्या था कि
एक शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति तो दे ही दी थी फर्रुखसियर के समय, पर इसने क्या किया ना कि सभी भारतीयों के लिए शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। और यही बात जो है ना अंग्रेजों को एकदम खटक गई। एकदम याद रखिएगा इस बात को कि मीर कासिम ने किस अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किस गवर्नर ने जो है, या फिर सिर्फ ऐसे ही पूछ ले कि किस गवर्नर ने, बंगाल के किस गवर्नर ने अंग्रेजों सभी भारतीयों के लिए बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, तो वो ये आपका मीर कासिम होगा। ठीक है, शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति, तो इसका आंसर मीर कासिम होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि सबसे अधिक, देखिए ये वाला प्रश्न मैंने आपसे पहले ही बोला था, अब इसका उत्तर आज ही आपको मिल जाएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो आप प्लासी को तो एलिमिनेट ही कर देंगे पहले ही, है ना, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया था कि प्रथम युद्ध था, प्रथम ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करने की शुरुआत प्लासी के युद्ध से थी। ये निर्णायक युद्ध नहीं था। ठीक है, यहाँ से तो उन्होंने अपनी शुरुआत की थी एंट्री करने की, हमारे जो देश में एक तरीके से घुसपैठ किए थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और आपको एक बात और चीज़ है, एक एलिमिनेट कर सकते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध भी मराठों के बीच हुआ था, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप वांडीवास का युद्ध अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो रिकॉल करिएगा, वैसे किसके किसके बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि वांडीवास का युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, तो क्या यह निर्णायक युद्ध साबित हो सकता है? आप अपने ऑप्शन जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। इसका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में। बहुत ही फेमस युद्ध है। अब थोड़ा सा इस युद्ध के परिणाम, इस युद्ध के बारे में जान लिया जाए। ठीक, अब पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। बहुत फेमस है, बहुत लोगों को याद होगा, पर जो नए तैयारी कर रहे हैं उनको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे याद कर लेते हैं। 1764 ईस्वी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी याद रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिए। 1700, इस समय क्या कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक, बंगाल का गवर्नर इस समय कौन था? मीर जाफर। पर इस युद्ध में जो है वो त्रिगुट बनाया गया था, किसका किसका? मीर कासिम का। ठीक है, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम तथा अवध का नवाब सुजाउद्दौला। इनका बन गया था त्रिगुट और इन्होंने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की। ठीक है, जिसमें वो हार गए बुरी तरीके से। और इस जो है वो युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब इसको प्रयागराज मत लिख दीजिएगा क्योंकि उस समय वो इलाहाबाद ही था। संधि और द्वितीय संधि इलाहाबाद की। मेरी बातें सुनते रहिए और नोट करते रहिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि उसी के 4 दिन बाद हुई थी, 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। ठीक, आगे और भी आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे पिछली इन्फॉर्मेशन हमने जो भी दी उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न देखिए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था?
तो बड़े आराम से यहाँ पे देखिए आपको फंसाने के लिए आयोग ने ना शाह आलम प्रथम और शाह आलम द्वितीय दोनों ऑप्शन दे दिया था। चूंकि मैं आपको ऊपर बता चुकी हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, और आप फट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? ठीक है, तो कौन था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। ठीक, चलिए यहाँ पे हमने पिछली बार बात की थी कि बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि हुई थी। प्रथम संधि मैंने आपको कब बताया था? 12 अगस्त 1765 को, और द्वितीय संधि मैंने बताया था 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। प्रथम संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज तो दोनों की तरफ रहेंगे, ठीक है, अंग्रेजों के बीच ही दोनों संधि हुई थी, पर प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और द्वितीय संधि जो है किसके? शुजाउद्दौलावत के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था ना कि यहाँ से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रथम संधि हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों की, तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया, और अब जो है ना वो मुगल सम्राट जो है वो उनको 26 लाख रुपए पेंशन के तौर पर इनको दिया जाना था। ठीक है, 26 लाख रुपए इनको दिया जाना था वार्षिक पेंशन के रूप में। अब क्या हुआ कि जब इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो अब इसी समय क्या हुआ ना कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन की शुरुआत कैसे हो गई कि क्या हुआ कि कंपनी के मतलब कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया, और जबकि जो है वो शासन का अधिकार, मतलब जो न्यायिक निर्णय थे, शासन प्रशासन के समस्त कार्य किसके पास थे? मुगल सम्राट के पास, मुगल सत्ता के पास थे। अब जो है ना वो बंगाल में दो शासन हो गया, एक अंग्रेजों का, अंग्रेजों को केवल क्या कर वसूलना था, ठीक है, और इनको क्या था कि मतलब बाकी सारे अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है, अब आपके सामने एक प्रश्न ये बनता है कि अंग्रेजों ने सीधे ही सत्ता क्यों अपने हाथ में नहीं ले ली, क्यों द्वैध शासन अपनाया, क्यों उन्होंने केवल दीवानी का अधिकार लिया, सीधे सत्ता अपना लेते, क्योंकि बाद में तो वही किए थे। तो ये प्रश्न सोचने वाला है, और अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और यहीं पे फिर मैं आपसे एक बार प्रश्न पूछती हूँ कि यहाँ पे जो इसका आंसर है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कि एक प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया, तो उसका आंसर हो गया शाह आलम द्वितीय। पर एक प्रश्न ये भी आपके सामने बैठता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक था जिसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है वो कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, और उसी को दस्तक कहा जाता है, जो मैंने अपने पहले आपसे पूछा था। ठीक है, जिसे दस्तक या फ्री पास का नाम दे दिया गया, वह कौन सा ऐसा शासक था? ठीक है, तो आप इसका उत्तर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे दिया गया? अब आप इसका उत्तर तो बहुत आराम से दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं कि नहीं? बताइए, सोचिए सोचिए। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि मैंने पिछला जो भी आपको बताया ना उससे ये उत्तर निकल आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या होना चाहिए? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्यों? ये देखिए आपका जो है ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, यानी ये मैंने आपको अभी बताया ना, बंगाल में क्या हो गया, द्वैध शासन लग गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसको दे दिया गया?
अंग्रेजों को दे दिया गया, दीवानी का अधिकार दे दिया गया, मतलब वहाँ पे द्वैध शासन लागू हो गया। और द्वैध शासन कब लागू हुआ? 1765 में। और 1765 में किसका शासन था? रॉबर्ट क्लाइव का शासन था। अब यहीं पर आपसे एक और प्रश्न मैं पूछती हूँ कि हाँ, एक प्रश्न का, एक तो आपको मैं इंफॉर्मेशन बता ही देती हूँ, दूसरी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, द्वैध शासन शब्द का प्रयोग किसने किया था? द्वैध शासन शब्द का प्रयोग लियो कार्टियस ने किया था। इस नाम को याद रखिएगा, मेंस में भी लिख सकते हैं, पीटी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ कि द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई थी? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, द्वैध शासन की समाप्ति। और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। यदि आप नहीं बता पाएंगे, बता पाए चाहे ना बता पाए, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपके सामने एक प्रश्न है। फिर एक आपके सामने प्रश्न आता है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? आपका ऑप्शन है गारो, खासी, कुकी और टिप्परा, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं आपको बताती हूँ इसका उत्तर जो है वो अंग्रेज, क्या है ना कि थोड़ा सा कॉमेडी कर लिया जाए कि अंग्रेज जो है ना वो सबसे पहले जो है वो बंगाल की दीवानी पा गए, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी। अब क्या है, उनको इतनी दीवानी, मतलब इतने ज़्यादा पैसे मिलने लगे ना कि उनको हजम नहीं हो पाया और वो खांसना शुरू कर दिए। तो सबसे वो किस जनजाति से मिले? खासी जनजाति से, ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी चलते नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए ये आपका 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार घटनाओं को बताइए। चलिए आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट आप ऑप्शन पढ़िए और मुझे उत्तर बताइए। अपना वॉन्डिवॉस का युद्ध, आप क्या करिए, वीडियो को बीच में पॉज कर दीजिए, पॉज करके अपना उत्तर पहले सोचिए, कमेंट करिए, फिर बताइए, फिर देखिए, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वॉन्डिवॉस का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आम्बूर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। आम्बूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वॉन्डिवॉस का युद्ध, बक्सर का युद्ध। वॉन्डिवॉस का युद्ध, प्लासी का युद्ध, आम्बूर का युद्ध या बक्सर का युद्ध। और डी ऑप्शन है आम्बूर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वॉन्डिवॉस का युद्ध और प्लासी का युद्ध। देखिए आप थोड़ा सा हम देखते हैं जो आपको याद है, कितनी कितनी चीज़ें जो अब तक मैंने बताई है उसमें से आपको याद है, ठीक है। हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जो प्लासी का युद्ध हुआ मैंने आपको बताया था अभी 1757, ठीक। बक्सर का युद्ध भी मैंने आपको अभी ऊपर वीडियो में बताया कि कब हुआ था, 1764 में। अब आपके सामने हर हाल में प्लासी का युद्ध पहले होगा और बक्सर का युद्ध बाद में होगा ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है जिसमें प्लासी का युद्ध पहले है? और देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि इसमें बक्सर का युद्ध पहले दिया है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में प्लासी का युद्ध पहले दिया है, बक्सर का युद्ध बाद में दिया है। तो ये हम अपना पहले एक बार देख लेते हैं। इस वाले ऑप्शन में भी प्लासी का युद्ध पहले दिया है, बक्सर का युद्ध बाद में दिया है। तो ये वाला ऑप्शन भी हम अपने दिमाग में रख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन काट देते हैं क्योंकि इसमें भी वही गलती किया है, बक्सर का युद्ध, वॉन्डिवॉस का युद्ध। अब हमारे पास 50-50% चांसेस बन गए हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमें क्या है ना कि अगर मान लो चारों चीज़ें नहीं आती हैं तो भी हमको कुछ एलिमिनेशन इस तरीके से किया जाता है, प्रश्न ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आम्बूर का युद्ध, हाँ, और वॉन्डिवॉस की युद्ध, दोनों में से कोई एक युद्ध हमको याद हो। मान लो हमें याद है वॉन्डिवॉस का युद्ध, अब देख लेते हैं, ठीक है। वॉन्डिवॉस का युद्ध जो है ना वो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वॉन्डिवॉस के युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। इस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? आयर कूट था। अंग्रेजी सेनापति कौन था? आयर कूट था। और फ्रांसीसी जो सेनापति था वो था आपका, ये क्या कहते हैं उसका नाम था, काउंट डी लाली। आप लाली से याद रखिएगा थोड़ा, हाँ, लाली। वॉन्डिवॉस के युद्ध में काउंट डी लाली था, तो आप लाली याद रखेंगे तब भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो 1760 ईस्वी में हो गया। तो 1760 यानी कि बक्सर के युद्ध के पहले ही जो है वो आपका
वांडीवास का युद्ध आ जाएगा। ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध है। ठीक है, इस वाले युद्ध में भी बक्सर के युद्ध के पहले वांडीवास का युद्ध है, इस वाले में भी जो है वो। अब हमारा 3 ऑप्शन से काम नहीं चल पा रहा, अब चौथे में हमको देखना पड़ेगा आम्बूर का युद्ध। आम्बूर का युद्ध आपको एक बात तो याद होगा कि जो द्वितीय ये क्या कहते हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंतर्गत अम्बूर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वहाँ मुजफ्फर जंग और चांदा साहब तथा फ्रांसीसी सेना मतलब एक संयुक्त सेनापति बन गई थी, जिसके तहत जो है वो अंग्रेज जो है वो वांडीवॉस का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध जो है वो 1749 ईस्वी में, क्योंकि मैं कल ही के वीडियो में आपको बता दी थी कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो अगर आपको वो चीज़ याद हुई होगी तो आपको उसके तहत लड़ा गया अम्बूर का युद्ध, वो दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अब आपके सामने क्या हो गया 1749, यानी कि अब अम्बूर का युद्ध सबसे पहले होगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए मित्रों, बी वाला। ठीक, अम्बूर का युद्ध 1749 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध अपना 1757 ईस्वी में, वांडीवॉस का युद्ध अपना 1760 ईस्वी में और बक्सर का युद्ध अपना 1764 ईस्वी में। चलिए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में वांडीवॉस के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक, एक तो दिमाग में इस प्रश्न से एक चीज तो याद रखिए कि वांडीवास के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक है, इस प्रश्न से आपको एक उत्तर मिल गया, फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अब फ्रांसीसी पराजित हुए थे तो उस समय जो है वो मैंने बताया था कि लाली याद रखेंगे आप, काउंट दी लाली। ठीक है, काउंट दी लाली याद रखेंगे, मतलब केवल लाली भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जो है वो वांडीवॉस के युद्ध के समय जो है वो पराजय मिली थी। उस समय जो है वो फ्रांसीसी सेनापति काउंट दी लाली था। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इसने पूछा है सही युग्म में। गोला इसलिए कर लिया जाता है भाई कि क्योंकि सही और गलत में फ़र्क कभी कभी नहीं हो पाता और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सही जब जहाँ पे सही लिखा हो, कभी कभी ऐसा पूछता है कौन सा सही नहीं है, तो नहीं वाले पे भी आप टिक कर लिया करिए ताकि आपसे गलती ना होने पाए। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि आपके सामने है ये ऑप्शन है, बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध, वांडीवॉस के युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, चिलिया वाला युद्ध डलहौजी और मराठों के बीच, और खुर्दा का युद्ध निज़ाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में। जिसमें से आपने ये दो तो अभी तक नहीं पढ़ा है, मैंने ऊपर नहीं बताया है, पर ये दो तो मैंने बता दिया था आपको। ठीक, तो अगर आप ठीक ठीक अनुमान लगाएंगे तो अगर आपको ये दो नहीं भी पता है ना तब भी आप आंसर बता लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही सही पूछा है और आपको पता है ऊपर मैंने बताया है सही, तो आप गेस तो कर ही लेंगे। तो चलिए गेस कर लीजिए। हाँ, और मैं आपको कैसे बताती हूँ, एलिमिनेट यहाँ पे सीधे सीधे कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बक्सर का युद्ध तो मीर कासिम के साथ था ना, मीर कासिम शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ था का त्रिगुट बना था। तो यहाँ मीर जाफर कहाँ आ गया, इसको हटा दीजिए, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। पूछ कैसे दिया आयोग ने। फिर वांडीवॉस का युद्ध आपको पता है, वांडीवॉस का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, यानी अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अब इन सबको देखते, चिलिया वाला युद्ध, अच्छा ये वांडीवॉस का युद्ध फिर से बता देती हूँ, एक बार रिकॉल कर देती हूँ, 1760 ईस्वी। ठीक है, चिलिया वाला युद्ध जो है वो 1849 ईस्वी में डलहौजी के बीच नहीं लड़ा गया था। ये क्या था कि अंग्रेजों के बीच जो है वो अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ और किसके बीच था, ये सिख के बीच, सिख सेनापति थे उस समय शेर सिंह। ठीक है, लॉर्ड गफ और शेर सिंह के बीच, सॉरी शेर सिंह, याद रहेगा। ठीक है, कब कब हुआ था, ये आपका 1849 में, ये डेट याद रखिए, चिलिया वाला 1849। ठीक, खुर्दा का युद्ध जो है ना वो निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। कब, 1795 में, 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, निजाम वर्सेस मराठा।
ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वांडीबॉस का युद्ध बढ़िया सा है। आपको बिना दो ऑप्शन का पता हुए भी आप इसका उत्तर बड़े आराम से दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? इसमें तो कुछ देखना सुनना समझना ही नहीं है, सीधे सीधे हमारा आंसर लगा देना है, मराठा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। देखिए आज प्रश्नों की संख्या कल से थोड़ा सा ज़्यादा है, और आज जो है वो मुगल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब तक हम कराएंगे। उसके बाद कल ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर, और फिर उसके बाद मराठा कराएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। देखिए अब पंजाब आ गया हमारा, ठीक है। तो अब रणजीत सिंह के राज्य में हम कैसे गेस करेंगे कि कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो आपको ये बता दें कि 1818 ईस्वी में रणजीत सिंह ने किस पे जो है वो कब्जा किया था? मुल्तान पर। फिर 1819 में इन्होंने जो है वो कश्मीर पर कब्जा किया, और 1834 ईस्वी में इन्होंने जो है वो पेशावर, ठीक है। तो आपको पता है इनमें से दिल्ली, काबुल, मकरान और श्रीनगर में श्रीनगर ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यही वाला ये रणजीत सिंह के राज्य में शामिल होगा, ठीक है। तो आप इसको डेट याद रखिए, क्रम, कभी कभी आयोग क्रम पूछ सकता है तो जरूर इसका क्रम भी याद रखिएगा। 1818 में मुल्तान पे, 1819 में कश्मीर पे तथा 1834 में पेशावर में। इस समय आयोग का एक पेट क्वेश्चन बन चुका है कि वो काल क्रमेण घटना को हिस्ट्री में बहुत पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। इसीलिए कोई भी घटना हो, आपको लगता है नहीं ये इंपॉर्टेंट होगी नहीं होगी, ये सब सोचना ही नहीं। आप घटनाओं को काल क्रमेण ही तैयार करिए, और मैं इसी पे बहुत फोकस रहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? ये आयोग का बड़ा ही पेट क्वेश्चन है, और मतलब आंख बंद करके रणजीत सिंह की तरह ही आंख बंद करके जो है वो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 तुरंत आपको अपना उत्तर मिल चुका होगा, सुकर चकिया मिसल के। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा हम लोग को सोचना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाना है। ऐसे क्वेश्चन पे बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको क्या लगता है कि रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या होगी? ठीक है, तो रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। लाहौर कैसे थी? ठीक है, 1798 ईस्वी में जब जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया तो वापस जाते जाते उसकी तोपें जो थी ना, वो क्या थी कि सतलज नदी में गिर गई थी, सॉरी चेनाब नदी में गिर गई थी। अब जब चेनाब नदी में गिर गई थी तो रणजीत सिंह ने अपने, मतलब एक होता है मित्रता या फिर एक सहानुभूति के तहत जो है वो तोपें निकलवा के और उनके राज्य उनको भेज दी, जमान शाह को। किसको भेज दी? जमान शाह को। ये कहानी याद रखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। अब जमान शाह इससे काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि लो भाई, अब तुम ऐसा करो कि लाहौर पर अधिकार तुम कर लो, हम तुमको इसकी अनुमति देते हैं, ठीक है। तो रणजीत सिंह ने क्या किया, लाहौर पे कब अधिकार कर लिया? 1799, डेट ईयर याद रखिएगा। 1700 कब कब्जा किया था? 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। और जब लाहौर पे कब्जा कर लिया तो आपको पता ही कितना शक्तिशाली स्टेट है, तो इसको जो है इन्होंने अपना क्या बना लिया? राजधानी। चलिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? इसका आंसर भी बहुत मतलब इजी है और सभी इसका उत्तर दे सकते हैं, तो इसका उत्तर आप जरूर दीजिए। पिछले वाले का उत्तर मैंने बताया था ना, हाँ लाहौर। शाह सुजा, जमान शाह और दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो एक, मैं 5 तक गिनती हूँ, आप अपना उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5। इसका उत्तर जो है वो शाह सुजा होगा, ठीक है। अब शाह सुजा ने किस लालच से दिया था? तो आप पता है कि शाह सुजा जो है वो काबुल राज्य पे अधिकार करना चाहता था। अफ़गानी थे, तो अफ़गानियों मतलब का अधिकार जो था वहाँ पर था, तो वो जो है वो काबुल पे, तो काबुल पे अधिकार जमाने के उद्देश्य से रणजीत सिंह से इसने सहायता मांगी, और इसी सहायता के बदले उसने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, कोहिनूर हीरा हमसे ले लो पर हमको काबुल दे दो, काबुल को पे अधिकार जमाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो,
तो ये सांसुजा थे। और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमते घूमते जो कोहिनूर हीरा हमारा ब्रिटेन चला गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखों की रोशनी भी ले ली। इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बस आपको इसके आंसर याद कर लेना है। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेख सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग। महाराजा रणजीत सिंह है इसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, और इसमें भी कोई लॉजिक आपका नहीं लगना है, सिर्फ इसमें रटना ही है। तो इसमें जो है वो आप इसका खड़क सिंह थे, ठीक है। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, ये आप याद रखिएगा। और महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, ये देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, सॉरी। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, ठीक है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो ये आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह और दलीप सिंह थे। तो आप अपना उत्तर कमेंट में कमेंट करिए और मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। इसके उत्तर है दिलीप कुमार, जो हीरो था उसी से मिलता नाम है, दलीप है, दिलीप नहीं था, क्योंकि पंजाबी दिलीप नहीं रखेंगे, दलीप है, ठीक है। अभी हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा है, ठीक है। तो यानी कि एक ही कथन सत्य, बाकी सब असत्य है। 23 अक्टूबर, ऐसे क्वेश्चन का पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, आयोग पूछ लेता है, मतलब क्या ही बता सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये पहला है, ठीक है ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ठीक है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था और वह कभी भी रूस नहीं गए थे, ठीक है। 3 प्रश्नों के पीछे तो थोड़ी बहुत लॉजिक समझ में आती है। यहाँ पे क्या है कि आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तभी जाके ये बात पता चलेगी। तो 23 अक्टूबर 1893 में को उनका निधन पेरिस में हो गया था, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन अगर सही है तो पेरिस से ले आके भारत में तो उनकी अंत्येष्टि करी नहीं जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी, उनकी अंत्येष्टि क्या थी, पेरिस में ही हुई थी, वहीं पे वो मरे थे। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईसाई धर्म को अपना लिया था, वो ईसाई हो गए थे और वो रूस भी गए थे। रूस की यात्रा में, इतने पैसे वाले हैं, आपको पता है, आप एक पिक्चर देखे ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो वहाँ पे उस पिक्चर में यही कहता है घूमो फिरो ऐश करो। तो भाई पुराने जो राजा महाराजा थे जिनके पास पैसे थे उनके पास कुछ काम भी नहीं था, और पता है कि जितने भी शासन प्रशासन और भारत पे पूरा कब्जा तो अंग्रेज़ों ने कर लिया था, तो भाई इनको जो पैसा मिलता था उससे क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ही ना, क्योंकि अब राज्य चलाने के लिए राज्य तो बचा नहीं था। तो वही सेम कहानी है इनकी कि ये चले गए थे पेरिस 1893 में। देखिए ये डेट याद रखिएगा, हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन आप पूछ ले कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो दलीप सिंह, क्योंकि आपको पता है कि दलीप सिंह ही जो है वो सिखों के अंतिम जो है वो महाराजा थे। तो अब जब ये पूछा जाए कि सिखों के अंतिम महाराजा की मृत्यु कब हुई थी, तो 1893 में। मृत्यु कहाँ हुई थी, तो फ्रांस के पेरिस में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछा जाए कि क्या कहते हैं, ये जो है वो इनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी, तो वहीं पेरिस में हुई थी। इन्होंने ईसाई धर्म अपने जीवन के लास्ट समय में अपना लिया था, और वो रूस की यात्रा किए थे कि नहीं, ये तो प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब कल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर, मराठा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और मित्रों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, पॉज करके अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मुझे आप मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको इससे भी बहुत अच्छा, केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही मैं आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा तैयार करवा दूँगी। आपको समझ में आएगा कि आपकी जिनकी हिस्ट्री कमज़ोर है, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता ना, मैं उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करा दूँगी, और आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही मैं इतनी जानकारी आपको दे दूँगी कि आपके इतिहास के प्रश्न गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में को यहीं पे समाप्त करते मित्रों। नमस्कार, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए
और कामना करते हैं कि मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, ऊर्जावान रहिए हमेशा। ठीक है, धन्यवाद।